हाँ तो चलिए सॉलिड एंगल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉलिड एंगल नाम का जो चीज है ये 3D ऑब्जेक्ट से या 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज है। जैसे आपने आज तक एक एंगल जो शब्द सुना था उसका पूरा नाम होता है प्लेन एंगल, और वो प्लेन एंगल दो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीज है। ठीक, मतलब वो किसका प्रॉपर्टी है? दो स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी है। तो ये सॉलिड एंगल जो है वो किसका जब प्रॉपर्टी है? तो ये 3D ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और जो सॉलिड एंगल जो डिफाइन किया जाता है वो एक 3D जैसे एक कोन जैसी ऑब्जेक्ट जो होती हैं उसके लिए डिफाइन किया जाता है। तो एक कोन बनने के लिए देखिए क्या जरूरी होता है, एक सरफेस एरिया चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है। मतलब कोन जैसा ज्योमेट्री बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? एक पॉइंट होता है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं और एक सरफेस एरिया, और उस पॉइंट से उसको ऐसे आप एक्सटेंड कर दीजिए तो ये कोन जैसा ज्योमेट्री बनने के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड एंगल नाम की जो चीज डिफाइन की जाएगी वो इस ज्योमेट्री के लिए डिफाइन की जाएगी, और इस ज्योमेट्री के लिए क्या जरूरी है? एक एरिया जरूरी है और एक पॉइंट जरूरी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सॉलिड एंगल इज डिफाइंड फॉर एरिया एट ए पॉइंट। मतलब ये किसी एरिया के लिए डिफाइन है किसी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि उस एरिया उस पॉइंट से एक 3D कोन टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। जैसे यहाँ पर मैंने कोन टाइप की ज्योमेट्री दिखाने की कोशिश की है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा? तो मान लीजिए ये सरफेस एरिया है, इसको मैं ब्लैक कलर से शेडेड कर देता हूं। ये है मेरा सरफेस एरिया। आप क्या करिए, इस सरफेस एरिया के ये जो सरफेस एरिया है तो इसका एक पेरीमीटर होगा। सरफेस का एरिया है तो उसका पेरीमीटर होगा। इन पेरीमीटर के सभी पॉइंट्स को आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको एक 3D कोन स्ट्रक्चर दिखेगी। अब सॉलिड एंगल इस कोन स्ट्रक्चर वाली चीज के लिए डिफाइन है। ठीक, अब अगर देखिए स्ट्रक्चर ज्यादा चौड़ी होगी इसका मतलब सॉलिड एंगल ज्यादा है, और स्ट्रक्चर कम चौड़ी होगी मतलब ये जैसे ऐसे देखिए ज्यादा फैला है तो इसका सॉलिड एंगल ज्यादा होगा, ये कम फैला है इसका सॉलिड एंगल कम होगा, और कम फैला है सॉलिड एंगल और कम होगा। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सॉलिड एंगल? तो देखिए ये एक सरफेस है और हर सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है। तो ये बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया है एरिया मैंने DA, और इस DA का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हुआ इस सरफेस का एरिया वेक्टर। और जिस वाले पॉइंट पर मुझे इस सरफेस का सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब जो मेरा ज्योमेट्री बनेगा ये उस ज्योमेट्री का हुआ एक्सिस। ये देखिए जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये कौन हुआ? उस ज्योमेट्री का एक्सिस। ठीक, ये उस ज्योमेट्री का एक्सिस हो गया और ये सरफेस का कौन हो गया? एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर और जो ये एक्सिस है इसमें एंगल है थीटा। तो सॉलिड एंगल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, सॉलिड एंगल का ये सिंबल है, थोड़ा सा सॉलिड एंगल इसलिए आगे D लगाया है, और उसका फॉर्मूला होता है DA cos थीटा अपॉन r²। ये सॉलिड एंगल का, और r कौन है? यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस है, दिस इज r। ठीक, अब एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है मैं बता देता हूं। आप ऐसे एक स्फीयर समझिए, स्फीयर से एक लाइन ऐसे बनाइए और एक लाइन ऐसे बनाइए, तो आपको ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला जो शेडेड एरिया दिख रहा है, आपको ये डिस्क दिख रही है, इस डिस्क का रेडियस क्या होगा? r sin थीटा। ये देखो ये वाला रेडियस यहां से यहां तक ये कितना होगा? r sin ये डिस्क। तो ये वाला डिस्क का इधर जो ये स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो जो ये स्फीयर का सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला होता है ये एंगल थीटा का फॉर्मूला होता है 2πr² 1 cos थीटा। ये फॉर्मूला सही है, थोड़ा सा भरोसा दिला सकता हूं मैं। आप सोचिए कि थीटा बढ़ता जाएगा तो ये शेडेड एरिया बढ़ता जाएगा। तो अगर थीटा पाई हो जाएगा तो शेडेड एरिया कौन हो जाएगा? ये पूरा सरफेस का एरिया। तो थीटा पाई पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4πr²। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, और स्फीयर है तो उसकी सरफेस, उसका एक सरफेस एरिया होगा और स्फीयर का सेंटर है C। हमें निकालना है कि जो ये स्फीयर है इसका जो ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का इस सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या होगा? तो देखिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? पहले हम DA एरिया लेते थे, फिर DA एरिया का एरिया वेक्टर, फिर एक्सिस पॉइंट से ज्वाइन करते थे, वो कोन टाइप का स्ट्रक्चर इमेजिन करते थे, एंड दैट DA cos थीटा अपॉन r²। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर इस स्फीयर पे आप मान लीजिए एक DA एलिमेंट कंसीडर करेंगे, मतलब से आपने DA एलिमेंट कंसीडर किया, तो इस DA एलिमेंट का यहां से जो आप x इसका एरिया वेक्टर बनाइए, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बनेगा, और जो इसका एक्सिस बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन बनेगा। मतलब ये एरिया बनेगा DA इसी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन क्या बनेगा? एक्सिस, और ये डिस्टेंस कितना है? r।
इसका मतलब एरिया वेक्टर और एक्सिस में एंगल कितना हो गया 0। तो थर्ड एंगल का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल DA इक्वल टू दैट इज DA cos थीटा का वैल्यू कितना है 0, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 तो cos थीटा हो गया 1, तो DA अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब मैं कहता हूं ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप कंसीडर करिए, इस एलिमेंट का सॉलिड एंगल हुआ इस पॉइंट पे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करिए और सभी एलिमेंट का अपना अपना सॉलिड एंगल लिखिए और सभी सॉलिड एंगल को समेशन कर दीजिए, तो वो कौन आ जाएगा, इस पूरे एरिया का सॉलिड एंगल कौन से पॉइंट सी पे, इसका मतलब दोनों तरफ आप क्या लगा दीजिए समेशन। तो जब आप समेशन लगाएंगे तो नेट सॉलिड एंगल जो आया आपका, तो DA का समेशन कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, उसमें r स्क्वायर के डिवाइड लगेगा तो कितना आएगा 4 पाई। तो याद रखिएगा कि स्फेरिकल सरफेस एरिया का उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 4 पाई। ठीक, अब देखिए सॉलिड एंगल मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपको एक डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन अभी बताते हैं। ठीक, अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो इसका थिकनेस है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और चार्ज टोटल Q है, रेडियस R है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये फार्मूला है, पहले डायरेक्ट फार्मूले आप याद करें, फिर आपको ये बताया जाएगा डेरिवेशन कैसे होगा। तो अंदर का अगर कोई पॉइंट है, ये सारे रिजल्ट जो लिखे जा रहे हैं वो सिर्फ तब लिखे जा रहे हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ये रिजल्ट इनवैलिड भी हो सकते हैं, कब, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में गारंटी नहीं है, सिर्फ गारंटी कौन से केस में है, यूनिफॉर्म वाले केस में। ठीक, अब सोचिए कि लाइक अगर ये जो आपका ये R है, ये R है सेंटर से डिस्टेंस, ये इसका सेंटर पॉइंट है C और ये वो पॉइंट है A जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अगर उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से छोटा है तो वो पॉइंट इनसाइड का पॉइंट हुआ, तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। कैसे होता है इसका डेरिवेशन मैं करूंगा आपके सामने। तो और अगर मैं बाहर के पॉइंट की बात करूं, बाहर के पॉइंट का मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस से क्या आता है ज्यादा, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है, KQ/r²। मतलब बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम इस स्फीयर के चार्ज को कहां ज्यूम कर सकते हैं, सेंटर। मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, ये फॉर्मूला, ये एनालॉजी सिर्फ तभी लगेगी जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये एनालॉजी नहीं लगेगा। ठीक, और अगर कोई बोले स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो वो आंसर है नॉट डिफाइंड। ठीक, क्यों नॉट डिफाइंड है, ये आपको अभी थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ये नॉट डिफाइंड है। अभी आप मेरी बात मान लें। अब क्वेश्चन है कि दो कंसेंट्रिक सेल हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड Q1 Q2 R1 R2 और हमसे 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, एक A एक B और एक C। पॉइंट A यहां पर है दोनों के अंदर, पॉइंट B एक के अंदर एक के बाहर और पॉइंट C दोनों के बाहर। तो आप जानते हैं कि एक स्फेरिकल सेल के कारण अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर फील्ड 0 होता है और बाहर फील्ड कितना होता है, KQ/r²। मतलब बाहर के पॉइंट पर फील्ड लिखने के लिए आप चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज एट सेंटर मान सकते हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले पॉइंट ए पे, चलिए यहां लिख देते हैं साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण क्या होगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए अंदर का पॉइंट है। अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी वाला एक के लिए अंदर का पॉइंट है, एक के लिए बाहर पॉइंट है। तो जिसके अंदर का पॉइंट है उसके कारण तो फील्ड 0 आएगा और जिसके बाहर का पॉइंट है उसका फील्ड कैसे लिखेंगे, सारे के सारे चार्ज को सेंटर पे मान के। तो कितना आया, KQ1 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब बात करें C वाले पॉइंट की, EC, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो जो C वाला पॉइंट है दोनों के लिए बाहर है, तो किसी के कारण भी 0 नहीं होगा और सभी के कारण जब फील्ड लिखा जाएगा तो इसके चार्ज को इसके सेंटर पे और उसके चार्ज को उसके सेंटर पे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा KQ1 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक, आप चाहें तो इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि सर दोनों के चार्ज को सेंटर पे मान लो, तो ठीक है, वो तो ये फॉर्मूला भी कह रहा है, मतलब ये रिजल्ट भी कह रहा है क्या, कि आप पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लिए होते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, अच्छी बात है। ठीक,
अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ कि हॉलो स्फीयर के अंदर का जो पॉइंट होता है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसके लिए मुझे सॉलिड एंगल का यूज पड़ेगा, इसलिए मैं वो आपको पढ़ाया था। आगे भी थोड़ा इसका यूज पड़ेगा, कोशिश करेंगे हम समझाएं। तो ये सेंटर मैंने ये कौन है, ये स्फीयर है, इस पे चार्ज q है, रेडियस r है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और मेरा पर्पस है अंदर के पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का प्रूफ करना। तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ये वाला, और मेरा टास्क है कि इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 0 प्रूफ करूं, क्योंकि पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो सॉल्यूशन सुनिए, आप क्या करिए, इस पॉइंट P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। हॉरिजॉन्टल क्या, कैसे भी आप एक लाइन बना लें, एक लाइन बनाइए, फिर ऐसे एक लाइन बनाइए, ऑब्लिक लाइन, और ये आपको एक कोन जैसा आप इमेजिन करिए, आपको एक कोन जैसा इमेजिन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये एरिया कहां पर है, ये स्फीयर की सरफेस का एरिया है। इस एरिया को आप मान लीजिए dA1, और जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए r1, और जो ये वाला एरिया, ये एरिया कहां है, ये स्फीयर की सरफेस का एरिया है। इस एरिया को मान लीजिए आप dA2, और इस डिस्टेंस को मान लीजिए आप r2। ये R2 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है। तो ये DA एरिया बहुत बड़ा नहीं है, मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा बनाया है। DA एरिया क्या है, टेंडिंग टू 0, इतना बड़ा नहीं है, समझाने के लिए इतना डायग्राम में दिखाना पड़ा है। अगर मैं चीटी से बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो ये यहाँ से एक डिस्टेंस R2, यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या है, वो R1। अब मुझे बताइए, ये दोनों जो ज्योमेट्री हैं, ये जो दोनों ज्योमेट्री हैं, वो एक ही टाइप का कोण बना रही है। देखिए एक ही टाइप का कोण है, मतलब इसी वाले कोण को अगर मैं इधर कर दूं तो इस पे कोइंसाइड करेगा ये, मतलब जो ये वाला कोण आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको इधर करूं तो इस पे एकदम ओवरलैप करेगा ये थोड़ा बड़ा है कोण और ये थोड़ा छोटा है, ऐसे एक बड़ा है एक छोटा, ठीक। मतलब दोनों का 3D ज्योमेट्री सेम है, इसका मतलब जो दोनों का सॉलिड एंगल आएगा वो सेम आएगा। अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मैं इसका अब देखिए ये कौन हुआ इसका, ये हुआ इसका एक्सिस इस वाले कोण का, और ये हुआ इधर वाले, मतलब ये कोण का एक्सिस हुआ, दोनों का सेम ही एक्सिस। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब मैं कह रहा हूं एक्सिस और एरिया वेक्टर में एंगल बराबर होगा, ये मैं कैसे कह सकता हूं, मैं उसका आपको कारण समझाता हूं। मैं कह रहा हूं बेटा कि देखिए ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल देखिए ये इसके बराबर रहेगा, ये एंगल बीटा तो ये इसके बराबर रहेगा। तो आप तो पहले ट्रायंगल देखिए, ये सेंटर है तो ये रेडियस के बराबर होगा और ये रेडियस के बराबर होगा। तो अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो मैंने सही माना, बराबर बराबर बीटा। तो अगर मैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखो तो वो आएगा dA1 cos बीटा अपॉन r1 स्क्वायर बराबर आएगा dA2 cos बीटा अपॉन r2 स्क्वायर। मतलब ये चीज आप जानते हैं, इस ज्योमेट्री के लिए ये चीज वैलिड है। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं सिग्मा, किसके बराबर है, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी के लिए 0 प्रूफ होगा, बाकी का पता नहीं, सिर्फ किसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नेट फील्ड इनसाइड 0। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए, अरे बहुत छोटा है ना इसका जो पॉइंट, समझो ये बहुत छोटा है, इसका ये पॉइंट समझो, तो इसके कारण इधर था, उसके कारण इधर, ठीक। तो अगर इन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए इन दोनों फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, E1 होगा k dq1 क्या होगा, सिग्मा dA1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अपॉन r1 स्क्वायर। दूसरा E2, ये क्या आ जाएगा, k सिग्मा dA2 अपॉन r2 स्क्वायर, ठीक। अब आप बताइए E1 E2 बराबर है कि नहीं, तो बराबर है। कैसे, तो ये तो यहां से देखो, यहां से आप क्या बोल सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं कि dA1 अपॉन r1 स्क्वायर किसके बराबर है, dA2 अपॉन r2 स्क्वायर, ठीक। तो dA1 अपॉन r1 स्क्वायर dA2 अपॉन r2 स्क्वायर बराबर है, तो E1 किसके बराबर है, E2। मतलब इन दोनों एलिमेंट के कारण यहाँ पर नेट फील्ड क्या आएगा, 0। अब इस पूरे सरफेस एरिया में आप ऐसे इनफाइनाइट पेयर अज्यूम कर सकते हैं, और ईच पेयर के कारण यहाँ पर नेट फील्ड क्या आएगा, 0। तो सभी पेयर का मिला के क्या आ गया, तो सबका ही 0, तो टोटल भी क्या आया, 0, ठीक है। अब तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक सेमी
मतलब एक हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर है, तो ये हुआ आपका हेमीस्फीयर, ठीक। और ये हेमीस्फीयर का सेंटर है, चार्ज इस पे Q है, रेडियस R है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है और हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, और ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो मान लीजिए हमें पता करना है, तो जैसे हमारे सवाल में डायग्राम दी जाती है डायरेक्शन की, ये होगा क्या, फिर ऐसे पूछा जाता है ये होगा क्या, फिर ऐसे पूछा जाता है ये होगा क्या। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस प्रूव करके बताता हूँ। हम मान लेते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मान लेते हैं, गलत होगा तो गलत आ जाएगा आर्गुमेंट से। आप ऐसा करिए, आप देखिए आपने क्या माना, तो आप इसको ऐसे समझिए कि इस साइड में चार्ज ज्यादा है, जिसे आप इस वाले प्लेन के देखें, इस प्लेन के इधर देखें, इस प्लेन के इधर चार्ज ज्यादा है, मतलब आपने ये सोचा कि चार्ज ज्यादा है तो नेट फील्ड उधर आ गया, ऐसा आपने सोचा है। तो मैं कह रहा हूं आप एक दूसरा हेमिस्फीयर और मानिए और सेम लॉजिक वहां लगाइए। तो जब आपने दूसरा हेमिस्फीयर और माना और इस वाले पॉइंट में फील्ड निकाले, तो इसके इस साइड में चार्ज ज्यादा है, तो आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग इधर वाले का फील्ड इधर आएगा। और हम जानते हैं कि नेट फील्ड तो अंदर जीरो होता है, तो इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड इस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, जीरो। क्या इन दो वेक्टर का सम जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकता है, नहीं हो सकता। सिमिलरली आप अगर उसका इधर मान लें तो इसका इधर आ जाएगा, फिर दोनों का समेशन जीरो नहीं आएगा। तो फिर एक ही संभावना बचती है सबसे अंत में। क्या संभावना बचती है कि इसके कारण रहा होगा नीचे और इसके कारण रहा होगा ऊपर, तो नेट फील्ड क्या आ गया होगा, जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हेमिस्फीयर के कारण, इसका मतलब ये हुआ कि हेमिस्फीयर के कारण जो ये सरफेस के पॉइंट हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एट ईच पॉइंट। मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन जो उनका डायरेक्शन होगा सबका वो किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। आप ऐसा समझिए तीर निकल के जा रहे हैं एक साथ, वो लड़ाई नहीं चलती सीरियल में, जैसे एक साथ हजारों तीर लाखों तीर ऐसे तीर निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक।